गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में अगला पार्ट पढ़ेंगे, अगला भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्तर के विशाल मैदान के प्रादेशिक वर्गीकरण पर। तो आपको पता है भारत के उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। भारत के उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। आप इसको मानचित्र के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये हमारा पठार है और ये हमारा हिमालय है। तो इसके बीच वाला भाग जो है उत्तर का विशाल मैदान है। इसको 4 भागों में कैसे बांटा जाता है? पहला भाग होता है ये पश्चिमी राजस्थान का मैदान, पश्चिमी राजस्थान का मैदान। इसके बाद आपका दूसरा होता है पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। और तीसरा जो आपका मैदान होता है वो होता है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और चौथा जो आपका होता है उसको आप बोल सकते हो ये असम का मैदान, असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत के उत्तर के विशाल मैदान को प्रादेशिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। और वो 4 भाग हैं पश्चिमी राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और असम का मैदान। तो हम इनको एक करके इनका वर्णन करेंगे। तो पश्चिमी राजस्थान का मैदान, पश्चिमी राजस्थान का मैदान सब जानते हो आप। पश्चिमी राजस्थान के मैदान का मतलब है अरावली के पश्चिम का मरुस्थल। और इस अरावली के पश्चिम के मरुस्थल का हम अध्ययन राजस्थान के भूगोल में करेंगे। जो बच्चे केवल भारत का भूगोल पढ़ना चाहते हैं वो भी, जब मैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश में मरुस्थल टॉपिक डालूं तो उसको पढ़ लेंगे। तो उसमें हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, वहाँ हम बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान में परीक्षाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली होती हैं, तो उनका हम पूरा अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा के मैदान की जब आप बात करते हो तो सबसे पहला आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये मैदान आकार में कैसा है। तो साहब यह एक चौरस मैदान है, यह एक चौरस मैदान। चौरस का मतलब आप समझते हो ऐसे ही चौरस मैदान है, यह एक चौरस मैदान है। और आपको पता है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो साहब इसका क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 7.5 लाख में से 1.75 लाख पे पंजाब हरियाणा का मैदान फैला हुआ है। उसके बाद आप देखो राजनीतिक दृष्टि से ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो राजनीतिक दृष्टि से पंजाब हरियाणा हो गया और एक इसमें कौन हो गया? दिल्ली। राजनीतिक दृष्टि से पंजाब हरियाणा और दिल्ली में ये प्रदेश फैला हुआ है। उसके बाद हम देखें तो ये प्रदेश जो है इसकी पूर्वी सीमा जो बनाई जाती है वो आपको पता है यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। पंजाब हरियाणा के मैदान की पूर्वी सीमा यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आप बता रहे थे कि सिंधु के मैदान की पश्चिमी सीमा घग्गर नदी बनाती है। बिल्कुल, वो प्राकृतिक दृष्टि से विभाजन था। निर्माण की दृष्टि से भारत के मैदान को 3 भागों में बांटा था, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तब सिंधु के मैदान की पूर्वी सीमा जो बनाती थी वो घग्गर नदी बनाती थी। अब जो ये प्रादेशिक विभाजन है ये राजनीतिक दृष्टि से है, तो इसमें पूरा हरियाणा आ गया। और आपको पता है हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है वो यमुना नदी बनाती है, यमुना नदी बनाती है। अब आप देखोगे पंजाब हरियाणा का जो मैदान है वो कहाँ है, तो इसको आप 2 भागों में बांट सकते हो। एक पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान,
तो आपको पता है पंजाब का मैदान मतलब 5 नदियों वाला जो मैदान है, पंजाब राज्य भी वही है। ये कहाँ है? तो ये सतलज नदी के पश्चिम में है, सतलज नदी के पश्चिम में। पंजाब और हरियाणा के मैदान को भी 2 भागों में बांटे, तो सतलज के पश्चिम वाला भाग जो है वो पंजाब का मैदान है। हम ये भी मान सकते हैं कि सतलज तक का जो भाग है वो किसका भाग है? पंजाब का। आप पश्चिमी सीमा की बात करो तो ये कह सकते हो घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी वो पंजाब के मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है। और हरियाणा का मैदान कहाँ है? हरियाणा का मैदान घग्गर नदी से यमुना नदी के मध्य फैला हुआ है। घग्गर नदी से यमुना नदी के मध्य फैला हुआ है। पुणे सुने, मैं आपको यहां 2 बातें अलग अलग तरीके से बताना चाह रहा था कि पंजाब का मैदान, पंजाब 5 नदियों का मैदान, तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, यही तो पंजाब का मैदान है। तो सतलज नदी तक का भाग जो है वो किसका भाग है? वो पंजाब का मैदान है। लेकिन सतलज नदी में जहां तक का पानी बह के जाता है तो उसकी आप सीमा बनाना चाहो तो किससे बनाओगे? घग्गर नदी से। घग्गर नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है और इस घग्गर नदी को आप सीमा मान सकते हो। इससे पश्चिम वाला भाग पंजाब का मैदान है और घग्गर नदी से यमुना नदी के मध्य का भाग हरियाणा का मैदान है। यहां मैं आपको पहले भौतिक दृष्टि से बता चुका हूं, सिंधु के मैदान और गंगा के मैदान के मध्य जल विभाजक का काम कौन करता है? तो आपको 3 तरीके की बात याद रखनी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 1 नंबर बात, सिंधु के मैदान और गंगा के मैदान के मध्य जल विभाजक का काम सबसे प्रमुख करती है 291 मीटर की समोच्च रेखा जो अंबाला सहारनपुर से गुजरती है। तो ये तो हो गई समोच्च रेखा। नदी की बात करें तो घग्गर नदी दोनों के मध्य जल विभाजक का काम करती है। और यदि मैदान की बात करें तो हरियाणा का मैदान, क्योंकि हरियाणा के इधर का भाग सतलज में जाता है पानी और इस हरियाणा की इस सीमा वाला, हरियाणा की पूर्वी सीमा पे तो यमुना नदी बहती है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, तो हरियाणा के पूर्व का जल गंगा नदी में जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु व गंगा नदी तंत्र के मध्य कौन सा मैदान जल विभाजक है? हरियाणा का मैदान। कौन सी नदी जल विभाजक है? घग्गर नदी। कौन सी समोच्च रेखा जल विभाजक है? 291 मीटर की समोच्च रेखा। अब आपने देखा यहां बहुत सारी नदियां बहती हैं और 2 नदी जो होती हैं उनके मध्य के भाग को 2 आब कहते हैं। 2 आब कहते हैं। तो हम यहां 2 आब देखेंगे। 2 आब में कोई मुश्किल काम नहीं होता, आप लोग रट के बैठे हो तो इसलिए दिक्कत आती है। तो आप सबसे पहले इन नदियों को देखें। ये आपकी नदी होती है सिंधु। सिंधु के बाद नदी झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास और व्यास के बाद सतलज। सतलज। देखो अब इन 2 नदियों के मध्य का भाग क्या कहलाएगा ये आपको देखना है। तो व्यास और सतलज, देखो आप देखोगे तो व्यास और सतलज, तो ये ऐसे होता है व्यास, बी से व्यास और से और तय, तो आप ऐसे समझो 20 दोआब। व्यास जो होता है ये लोकल शब्द होते हैं, वहां के शब्द, ये नाम कोई भूगोल के नाम नहीं है, ये स्थानीय लोग नाम देते हैं। तो व्यास को सामान्यतः व्यास बोला जाता है, तो व्यास, तो ये व्यास का तो बी आ गया और सतलज का सत आ गया, तो ये 20 दोआब। आप इसको ऐसे समझें 20 दोआब, 20 दोआब किन नदियों के मध्य? तो आप सीधा समझ लो बी से व्यास और सत से सतलज, व्यास और सतलज के मध्य का भाग 20 दोआब कहलाता है। फिर आप देखोगे व्यास और रावी, तो व्यास वाला तो बे है ही बा और रावी वाला री, बारी। तो आपसे पूछा गया बारी दोआब कहाँ है? बारी दोआब, तो आपको रटने की कहाँ आवश्यकता है? बारी बै से व्यास और रास से रावी। व्यास और रावी के मध्य का भाग क्या कहलाता है? बारी।
इसके बाद है रावी और चेनाब। तो देखो रेचना, रावी से रे और चेना रेचना। तो आपका अगला गया रेचना दो आब। रेचना दो आब का है, तो रे से रावी और चना से चेनाब। तो रावी और चेनाब के मध्य का भाग रेचना दो आब है। उसके बाद चा जय, तो इस चा और जय, चाज जय और झय नजदीकी शब्द है। चाज दो आब, चाज कहाँ है? तो साहब जय से चेनाब और जय से झेलम, जय जय। चाज दो आब चेनाब और झेलम के मध्य। उसके बाद आप देखोगे तो इधर देखो, ये चेनाब है, चेनाब क्योंकि ये तो पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है तो बीच में इसके पार्ट रहता है। अब ये क्या कहलाता है? सिंध सागर दोआब। सिंधु नदी के बाद जाके सिंध सागर दोआब कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे सिंध सागर दोआब का है, तो एक तरफ सिंधु और आदि में कहाँ है? झेलम, और इससे आदि के आगे कौन है? चेनाब। तो सिंध सागर दोआब किन नदियों के मध्य? सिंधु तथा झेलम व चेनाब के मध्य, झेलम व चेनाब के मध्य। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में नहीं पूछी जाती लेकिन आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये कि पंजाब हरियाणा के मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर। 250 मीटर। आपको पता है 291 मीटर की समुच्च रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो उसके आसपास का भाग होता है। ये आपका पंजाब हरियाणा का मैदान था। यहां कुछ नदियों के अपर्दन से छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उन छोटे छोटे गड्ढों को चो कहते हैं। चो, यदि आप पंजाब हरियाणा में रहते हो तो आपने सुना है चोब। चोब, चोब क्या होता है? बड़ा पानी का गड्ढा होता है जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो तालाब होता है। उससे छोटा होता है तो जोड़ होता है, उससे छोटी होती है तो जोड़ी होती है, और उससे भी छोटी होती है तो उसको हम कहते हैं चोब। चोब का मतलब नीचा स्थान। तो नदियों के अपर्दन से निर्मित, नदियों के अपर्दन मतलब नदी पानी को बहा, रेत को काट के अपने साथ बहा लेगी, और उस नीचे स्थान को चो कहते हैं। ये आपका पंजाब हरियाणा का मैदान था। एक बार पुनः सुने, पंजाब हरियाणा का मैदान। हमने उत्तर के विशाल मैदान को प्रादेशिक दृष्टि से, याद रखें, प्रादेशिक दृष्टि से, निर्माण के आधार पे 3 भागों में बांटा, प्रादेशिक दृष्टि से हमने 4 भागों में बांटा। पश्चिमी राजस्थान का मैदान मैं राजस्थान की भूगोल में पढ़ाऊंगा आपको। पंजाब हरियाणा का मैदान एक चौरस मैदान है, समतल मैदान है, और ये जो मैदान है ये कहाँ फैला हुआ है? राजनीतिक रूप से पंजाब हरियाणा और दिल्ली में। इस मैदान का निर्माण किसने किया है? तो पंचनद घग्गर नदी ने किया है। घग्गर नदी के पश्चिम का जो भाग है वो पंजाब का मैदान है। घग्गर से यमुना के मध्य का भाग जो है हरियाणा का मैदान है। हरियाणा का मैदान गंगा और सिंधु नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का काम भी करता है। फिर बात थी 2 आब की, तो मैंने आपको बड़े आराम से 2 शब्दों में बताया कि जैसे व्यास और सतलज, तो व्यास से बी और सत, ये आपकी क्या है? रावी और व्यास। तो रावी, तो व्यास से ब्या और रावी से री, बारी। रेचना, चाज और सिंध सागर दोआब, ये आपके 2 आब थे। पंजाब हरियाणा का मैदान नदी 2 आब के लिए प्रसिद्ध है। अब हम जो बात करेंगे वो अगले मैदान की बात करेंगे, और हमारा अगला जो मैदान है वो क्या है? अगला मैदान है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान गंगा की नदियों द्वारा निर्मित है। आपको पता है यहां से यमुना से शुरू हो जाओ, यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, महानंदा नदी तक की नदी मिलती है। यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, तमसा, ये नदी इधर से मिलती। ये पूरा जो भाग है ये गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान की बात यदि हम राजनीतिक दृष्टि से करें तो ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और पश्चिमी बंगाल में है। मोटे तौर पे ये 3 ही राज्य आते हैं। कुछ पार्ट झारखंड का भी आ जाता है जो पठार के अलावा है, मैदानी भाग है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये भाग है। ये टोटल किससे बना है? यमुना
गंगा और गंगा व यमुना की सहायक नदियों से बना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो मैदान है, उत्तर के मैदान को प्रादेशिक दृष्टि से जब हम बांटते हैं तो सबसे बड़ा प्रदेश गंगा का मैदान होता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है वो 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी 7 लाख में से पूरे उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 3.5 लाख पे तो हम बात कर रहे थे गंगा के मैदान की। तो गंगा का मैदान जो है वो प्रादेशिक दृष्टि से जो उत्तर के विशाल मैदान के 4 भाग हैं, उन 4 भागों में से एक भाग गंगा का मैदान है। यदि हम गंगा के मैदान की बात करें तो ये 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस प्रदेश की ढाल किधर है? गंगा के मैदान की ढाल किधर है? सामान्यतः देखें तो पश्चिम से पूर्व है, लेकिन आगे जाके ये नीचे की ओर मुड़ जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि ढाल पश्चिम से पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके बाद हम अगली बात देखें तो इस गंगा के मैदान को वापिस 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और वो 3 भाग होते हैं यहां से। ये आपका पहला भाग, ये आपका दूसरा भाग और ये आपका तीसरा भाग। गंगा के मैदान को वापिस 3 उप भागों में विभाजित किया जाता है, और ये आपका गंगा का जो मैदान है इसके 3 भाग हो गए। पहला आपका हो गया ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा आपका हो गया मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और तीसरा आपका हो गया निम्नवर्ती या निचला गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान। तो अब हम इस गंगा के मैदान को वापिस 3 भागों में विभाजित करेंगे, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निम्नवर्ती गंगा का मैदान। तो हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपरी गंगा के मैदान की। जब हम देखते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, आपको इसमें सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है। इसमें से और कोई राजनीतिक या कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता। सिर्फ ये बन सकता है ऊपरी सीमा के मैदान की पश्चिमी सीमा कौन सी है, उत्तरी सीमा कौन सी है, दक्षिणी सीमा कौन सी है, पूर्वी सीमा कौन सी है। ऐसे ही जैसे आपके ये भी बन सकता है कि मध्यवर्ती गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा, निम्नवर्ती गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा, ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे ऊपरी गंगा के मैदान की उत्तरी सीमा कहाँ है? उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा जो इसकी है वो शिवालिक श्रेणी बनाती है। आपको पता है कि शिवालिक श्रेणी के नीचे, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में भाबर पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में भाबर पाया जाता है, और भाबर से ही आपका उत्तर का मैदान शुरू हो जाता है। तो आपकी उत्तरी सीमा शिवालिक श्रेणी है। दक्षिणी सीमा, आप दक्षिणी सीमा की बात करो तो दक्षिणी सीमा पठार। दक्षिणी सीमा कौन हो गई? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद आपको देखना है पश्चिमी और पूर्वी सीमा। तो आप देखेंगे पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा यानी हरियाणा पंजाब के मैदान की तरफ। तो पश्चिमी सीमा आपकी बनाती है यमुना नदी। कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी से ही तो गंगा का मैदान शुरू होता है। तो यहां से आपकी पश्चिमी सीमा बनाई किसने? यमुना नदी ने। अब पूर्वी सीमा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। ऊपरी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा कौन बनाता है? तो आपको याद रखना है, या तो आप ये कह सकते हो कि 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा बनाती है। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वो निचला मध्यवर्ती गंगा का मैदान होता है, और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो ऊपरी गंगा का मैदान होता है। या आप ये एक ही बात है, दोनों चीजें समानांतर पाई जाती हैं। या 100 मीटर की समोच्च रेखा,
समोच्चय का मतलब समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा इसकी सीमा बनाती है। तो आपको याद रखना, ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में बांटा। ऊपरी गंगा का मैदान जो है उसकी उत्तरी सीमा शिवालिक श्रेणी, दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी सीमा यमुना नदी और पूर्वी सीमा 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा या 100 मीटर की समोच्च रेखा। लगभग दक्षिणी सीमा तो यही बनाएगी, उत्तरी सीमा शिवालिक की बनाएगी। तो पश्चिमी सीमा आपको याद रखनी कि पश्चिमी सीमा कौन बनाती है, यमुना नदी, और पूर्वी सीमा कौन बनाती है, 100 मीटर की समवर्षा रेखा या 100 मीटर की समोच्च रेखा। अब हम बात करेंगे मध्यवर्ती गंगा के मैदान की। गंगा के मैदान का दूसरा भाग है मध्यवर्ती गंगा का मैदान। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा के मैदान की बात करें तो वही बात, पश्चिमी सीमा कौन बनाएगा, पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा वही 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा या 100 मीटर की समोच्च रेखा, क्योंकि वो तो एक ही बात है कि उत्तरी या ऊपरी जो गंगा का मैदान उसकी पूर्वी सीमा भी वही होगी और मध्यवर्ती गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा भी वही होगी, एक ही तो बात है। तो ये होगी 100 मीटर की समोच्च रेखा या 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। अब इसके बाद देखें इसकी पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा में थोड़ा अंतर है। यहां 2 प्रकार की बात, उत्तरी पूर्वी सीमा कौन बनाएगी और दक्षिणी पूर्वी सीमा कौन बनाएगी, क्योंकि यहां ऊपर और नीचे थोड़ा अंतर हो जाता है। तो इसकी जो है उत्तरी पूर्वी सीमा, उत्तरी पूर्वी सीमा जो है वो 75 मीटर की समोच्च रेखा बनाएगी। 75 मीटर तक जहां ऊंचा है वही आपका मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, और नीचे वाली जो सीमा है वो 30 मीटर की समोच्च रेखा बनाएगी। फिर ध्यान से सुने, मध्यवर्ती गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा, उत्तरी पूर्वी सीमा 75 मीटर की समोच्च रेखा और दक्षिणी पूर्वी सीमा 30 मीटर की समोच्च रेखा बनाएंगी। ये दोनों बातें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें तो जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है ये वाला, यहां बाढ़ बहुत आती है, बाढ़। तो बाढ़ आती, मैंने पहले भी कहा है कि जहां 100 मीटर से नीचा स्थान है वहां बाढ़ आएंगी, वो निम्नवर्ती भाग हो जाता है, उच्चावच की दृष्टि से नीचा भाग हो जाता है। दूसरी बात, यहां वर्षा भी ज्यादा होती है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है तो बाढ़ आती है। इसके बाद इस मध्यवर्ती भाग में गोखुर झील पाई जाती हैं। आपसे यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि गंगा के मैदान के कौन से भाग में गोखुर झील पाई जाती है, तो मध्यवर्ती भाग में। ऊपरी भाग में ढाल तेज होने के कारण नदी एक ही मार्ग रखती है, नीचे वाले भाग में दलदली भाग बन जाता है तो वहां नदी के मार्ग परिवर्तन की संभावनाएं कम रहती हैं, इसलिए वहां पे भी गोखुर झील नहीं बनती। एक बात और, नदी मार्ग परिवर्तन सबसे ज्यादा कहां करती हैं, तो मध्यवर्ती गंगा के मैदान में नदियां सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे निम्नवर्ती गंगा के मैदान की। इसके बाद हम बात करेंगे निम्नवर्ती गंगा के मैदान की। निम्नवर्ती यानी नीचा, निम्नवर्ती गंगा का मैदान। बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि निम्नवर्ती गंगा का मैदान जो गंगा के डेल्टा के आसपास होगा, लेकिन गलत बात। ये ऊपर यहां पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग तो पहाड़ी पर स्थित है। दार्जिलिंग के तलहटी से लेकर जहां उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, दुआर कहलाते हैं, वहां उपजाऊ घाटियों से लेकर, यानी दार्जिलिंग से लेकर गंगा के डेल्टा तक गंगा के डेल्टा तक निम्नवर्ती गंगा का मैदान पाया जाता है। यानी निम्नवर्ती गंगा का मैदान कहां से कहां हुआ, दार्जिलिंग, उत्तर में दार्जिलिंग से दक्षिण में गंगा के डेल्टा तक। और ढाल की बात करें तो यहां ढाल अति मंद है, अति मंद। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यह ढाल बहुत ज्यादा मंद है, और मैंने उत्तर का मैदान प्रारंभ करते ही बताया था कि डेल्टा के पास तो ढाल
2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एकदम समतल मैदान होता है। हमारे एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें भी हम ढाल जो देते हैं वो बहुत सारी ढाल देते हैं, यानी कि लगभग 5 इंच 4 इंच की ढाल देते हैं। यहाँ हम सिर्फ 1 किलोमीटर में 2 सेंटीमीटर की ढाल है, तो एकदम सपाट मैदान है। और इसीलिए आपको पता है, यदि गंगा डेल्टा के पास 7 मीटर यानी लगभग 21 फीट के आसपास, मीटर और इंच अलग अलग इकाई होती हैं, क्योंकि इंच जो होती है वो मील वाली इकाई होती है और मीटर जो होती है वो सेंटीमीटर वाली इकाई होती है। लेकिन आप फिर भी ये मान के चलो कि 7 मीटर ऊंचा ज्वार आ जाए, 7 मीटर ऊंचा ज्वार आ जाए, तो कलकत्ता जो समुद्र तट से दूर है वहां तक पानी भर जाएगा। इसका मतलब गंगा डेल्टा के पास गंगा के मैदान का ढाल अति मंद है। आप एक बार पुनः सुने, निम्नवर्ती गंगा का मैदान दार्जिलिंग से शुरू होकर गंगा के डेल्टा तक है और इसकी ढाल अति मंद है और इसीलिए यहां बाढ़ बहुत आती है। हमने उत्तर के मैदान को प्रादेशिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा था और सबसे पहला हमने पश्चिमी राजस्थान का मैदान, जो राजस्थान भूगोल के लिए छोड़ दिया है। दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा आपका गंगा का मैदान था और चौथा आपका असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान था। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा विशेष बातें नहीं हैं। असम की हम बात करें तो यहाँ 2 ही बात इंपॉर्टेंट है। असम का जो मैदान है या ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, उसका राजनीतिक दृष्टि से विस्तार केवल असम में है। राजनीतिक दृष्टि से विस्तार केवल असम में है। इस पूरे प्रदेश का निर्माण किसने किया है? ब्रह्मपुत्र नदी ने। पूरे प्रदेश का निर्माण किसने किया है? ब्रह्मपुत्र नदी ने। और उसके बाद हम देखें तो ये कहां से कहां तक है, तो ये पश्चिम में धुबरी से पूर्वोत्तर में सदिया तक फैला हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां जैसे आप देखोगे तो पश्चिम में धुबरी, यहां धुबरी है, धुबरी, और पश्चिमोत्तर पूर्वोत्तर का मतलब पूर्व और उत्तर में यहां आपके ये सदिया तक फैला हुआ है। और धुबरी से सदिया तक जो असम का मैदान है वो फैला हुआ है। और इसके बाद आप देखोगे ढाल, असम के मैदान की ढाल कितनी है, तो साहब 13 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में ढाल है, यानी कि इसकी भी ढाल मंद है, ज़्यादा तेज नहीं है। और इसीलिए असम में बाढ़ खूब आती हैं। असम पश्चिम बंगाल में बाढ़ ज़्यादा आती हैं। आपने आज हमारा जो टॉपिक था उत्तर का मैदान पढ़ा और मैं आशा और उम्मीद दोनों ही करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि मैंने ये YouTube चैनल सिर्फ पढ़ाने के लिए शुरू किया है, न कि कोई मार्केटिंग के लिए। तो आप लोग इस पे लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। रेगुलर पढ़ाएंगे। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हर टॉपिक के PDF भेजी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप PDF प्राप्त कर सकते हो, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो आपको लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं एक कोशिश और करूंगा कि कोई भी टॉपिक प्रारंभ करने से पहले दिन उसकी PDF उपलब्ध हो जाए, तो आप उसको पहले पढ़ के आए तो और अच्छा समझ में आएगा। आज हमने उत्तर के विशाल मैदान की बात की। धन्यवाद।